फंक्शंस के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट को लास्ट लेक्चर में डील किया था, हायरिंग और रिक्रूटमेंट के हवाले से कि कैसे हमने न्यू एम्प्लॉय हायर करना है और फिर उसको रिटेन करके कैसे रखना है अपने पास। सिर्फ हायरिंग तक हमारा काम नहीं है, एचआर का हायरिंग तक काम नहीं है, कैसे उसको हमने रिटेन करके रखना है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो उससे नेक्स्ट स्टेप है कि ठीक है, हमने रिटेन कर लिया, एम्प्लॉय को अपने पास रख लिया। अब उस एम्प्लॉय को हमने कंपनी में कैसे यूटिलाइज करना है कि हम कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट तक लेके जाएं। ये हमारा मेन अब अगला जो स्टेप है एचआर का, वो ये है कि हम चेक करें कि आया एम्प्लॉय और कंपनी का जिस तरह चल रहा है रिलेशन वो ऐसे ठीक है, एक ही ट्रैक पे ये हम ठीक चल रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग की, थोड़ी सी बेहतरी की, थोड़ी बेटर स्किल्स की, थोड़ी ग्रोथ की ज़रूरत है। ये एनालिसिस और फिर इस पे वर्किंग जो है वो एचआर का स्टेप है और दैट इज ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी भी इदारे के लिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जितना इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट, राइट हायरिंग और फिर एम्प्लॉय की रिटेंशन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है क्या चीज़। इसको बेसिक अगर मैं समझाऊं, जैसे मेरा एक अंदाज है कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं बेसिक से, तो हमने जिस दिन से ये लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक बिजनेस है, एक कंपनी है, उसके लिए जितना इम्पोर्टेंट उसकी इन्वेस्टमेंट है, जितना इम्पोर्टेंट उसके लिए कैश फ्लो है, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसकी ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉयज, उसकी वर्क फोर्स उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर दैट कंपनी। अब जो भी एसेट होता है उसके लिए दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग कौन से होते हैं समझाऊंगी अब जरा मिसाल से। कुछ लोग होते हैं जो अपने एसेट को ना बहुत पकड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं अपने घरों में। आम मिसाल दूं तो कुछ लोग होते हैं सारा पैसा जो है ना वो अलमारियों में दबा के रखते हैं, बैंक में भी डिपॉजिट नहीं करवाते कि जी टैक्स कटेगा या फलाना ढिमकाना, हमने शो ही नहीं करना वगैरह वगैरह। उन्होंने तो अपना एसेट जो है ना प्रिजर्व कर लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एसेट को की ग्रोथ पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं ठीक है हमारे पास एसेट है, वट एवर दैट एसेट इज, वो पैसा है, वो कुछ भी एसेट है, वट एवर दैट एसेट इज, वो उसकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं। अगर मैं एसेट को यहाँ पैसे की जुबान में बोलूं कि पैसा है, गोल्ड है, या इवन के औलाद है, माँ बाप के लिए एसेट उनके बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल। कुछ होते हैं वो घर में उनको ना हर चीज को कैद करके रखेंगे, चाहे वो पैसा है उसको अलमारी में कैद करके रखेंगे, चाहे वो औलाद है उसको कैद करके रखेंगे। कुछ हैं जो कहेंगे नहीं, इसको इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, एसेट की ग्रोथ पे बिलीव करते हैं। औलाद के बारे में भी सेम सीन होता है उनका कि नहीं, एसेट को ग्रो करते हैं, हम इनको लर्न करने देते हैं, इनको डेवलप होने देते हैं, इनके पर खोल दो, इनको उड़ने देते हैं। ठीक है, ये हमारी जनरल लाइफ में एसेट्स के साथ डीलिंग हो गई कि या तो हम उनको प्रिजर्व करेंगे या हम उनको बड़े प्रिजर्व भी तभी करेंगे ना बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टू अस। लेकिन प्रिजर्व करने से ज्यादा बेहतर होता है, प्रिजर्व करके भी आप अपना एसेट बचा ही रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसको ग्रो करने दो। ठीक है, उसको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने दो। इसी तरह आपके एम्प्लॉयज को भी आप दो तरह से डील करोगे, या तो प्रिजर्व कर लो अपने पास या उनकी ग्रोथ पे वर्किंग करो। जब आप अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे वर्किंग करेंगे, एसेट आपको ही एट द एंड फायदा देगा, वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट और ज्यादा बेहतर एसेट बनेगा। वो अगर गोल्ड है, गोल्ड से प्लैटिनम बनेगा, प्लैटिनम से डायमंड बनेगा, वो एसेट आपको ही एट द एंड प्रॉफिट देगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, क्या आप सबको आवाज आ रही है?
ओके। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली हमने अपने एम्प्लॉयज को गोल्ड से प्लैटिनम बनाना है, उनकी ग्रोथ पे वर्किंग करनी है, लेट देम ग्रो, लेट देम लर्न न्यू स्किल्स, कि वो एट द एंड हमें ही प्रॉफिट दे सकें, कंपनी को ही प्रॉफिट होगा, वो कंपनी में बेटर परफॉर्म करेंगे, वो न्यू स्किल्स सीखेंगे, वो हमारी कंपनी में ही वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेसिकली कि हम अपने एसेट को मजीद पॉलिश कर रहे हैं। अब इसमें मजीद अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिकली हम अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट कर रहे हैं। जो भी हमारी कंपनी है उसके जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो भी वर्किंग वेज हैं, उनके मुकाबले में बेटर परफॉर्मेंस के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट कर रहे हैं। बेसिकली हमने उनके नॉलेज और उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना है। अगर एक इंसान है वो एक काम 1 घंटे में करने का आदी है, हमने उसकी स्किल्स को पॉलिश करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं वो ये काम हमें 45 मिनट में करके दे, देन वो 40 मिनट में करके दे, देन वो आधे घंटे में करने में माहिर हो जाए। ठीक है। तो हमने बेसिकली उसको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है। एट द एंड क्या होगा, उसके पास तो स्किल आएगी ही आएगी। ठीक है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि जो काम हमें पहले घंटे में मिल रहा था वो अब आधे घंटे में मिल रहा है। हमारे एम्प्लॉय की स्किल बेहतर हुई है ना, हमारा एसेट इंप्रूव हुआ है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट कर रहे हैं, उनको पॉलिश कर रहे हैं, उनके स्किल्स को बूस्ट कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो लफ्ज हैं, लेकिन इनके मायने भी थोड़े थोड़े फर्क हैं। ट्रेनिंग का मतलब है सेम, अगर मैंने अपनी पिछली मिसाल में रहूं कि एक इंसान है, एक एम्प्लॉय है हमारा, एक है, वो एक काम 1 घंटे में कर सकते हो, 40 मिनट में कर सकते हो, इस पे मजीद महारत हासिल करो। दैट इज ट्रेनिंग, कि मैंने उसको अपने काम से रिलेटेड, मैंने उसको उसकी जॉब से रिलेटेड जो है ना ट्रेन किया है। जो उसका काम था, जो वो मेरी कंपनी में कर रहा था, उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में मैंने एक नई मशीनरी मंगवाई है, अब हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन, उससे रिलेटेड जो मैं उसको ट्रेनिंग, दैट विल बी ट्रेनिंग। लेकिन अगर मैं उसकी कुछ बेसिक स्किल्स को अपग्रेड करूंगी, दैट विल हेल्प हिम फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। करंट जॉब्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है। इन फ्यूचर उसमें एक स्किल ऐड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स पर ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज पर ट्रेनिंग दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में मैंने इस साल एक वर्कशॉप रखी है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो मेरी कंपनी में तो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन वो एक स्किल ऐड हो रही है कि वो एम्प्लॉय मेरा जब कभी कहीं और जॉब करने जाएगा उसके पास एक बेटर स्किल होगी कि भाई वो इंग्लिश लैंग्वेज पर बेटर अप्रोच रखता है। ठीक है। दैट इज डेवलपमेंट, कि वो नई स्किल सीखेगा विद फोकस ऑन फ्यूचर। ट्रेनिंग की करंट अप्रोच होती है, जबकि डेवलपमेंट में फ्यूचर अप्रोच होती है। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें हम फ्यूचर को भी मद्देनजर रखते हैं कि वो फ्यूचर में भी उसको हेल्प करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें हमने बेसिकली अपना जो एम्प्लॉय है जिसको भी हम ट्रेन कर रहे हैं, उसको हमने उसके इल्म में इजाफा करना है, उसके स्किल्स को पॉलिश करना है, उसके एक्सपीरियंस को मजीद बूस्ट करना है, उसके वर्किंग पोटेंशियल को बूस्ट करना है, वर्किंग पोटेंशियल को इनहेंस करना है। उसको कहना है प्यार प्यार से कि नो यू कैन डू दिस, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। एट द एंड हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें हमारे एक एम्प्लॉय से 3-4 काम मिल रहे हैं।
ऐसा ही है ना, हम उसको ज्यादा हम थोड़ा सा उसको ओवर पे कर देंगे, या एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे देंगे, या हम उसको लालच देंगे कि ये उसकी सीवी में एक सर्टिफिकेट के तौर पे ऐड होगा, कल को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको। वो कल को तो जब जाएगा तो जाएगा, जब तक हमारे पास है हमें उस एक एम्प्लॉय से 2-3 एम्प्लॉयज का काम मिल जाएगा। तो this is how training and development plays an important role in the sustainability of your business, कि आपका बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा, कैसे ग्रो करेगा। अब इसमें दोनों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कंपनी को भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है। एम्प्लॉय को एक कह लो कि एक कंफर्ट जोन मिलता है कि हाँ हाँ मेरी कंपनी मुझ में कुछ ऐड कर रही है, मेरी पर्सनालिटी में एक नई चीज ऐड हो रही है, मेरी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें एक नई चीज ऐड हो रही है। कल को जब मैं सीवी लेके कहीं और जाऊंगा तो मुझे बेटर अप्रोच मिलेगी, मुझे बेटर जॉब मिलेगी, और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि या आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। ये नहीं है कि 9 to 5 गए एक ही काम इतने सालों से करके बस आ गए, जिंदगी बोर। ऐसा नहीं है, जिंदगी में नया कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, रूटीन में थोड़ा चेंज आया हुआ है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एम्प्लॉय इंडक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एम्प्लॉय रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी 30%, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि 30% एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी जितना एक्सपेंस होता है, न्यू एम्प्लॉय हायर करो, उसको ट्रेन करो। जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो या नेशनल कंपनीज हो, अगर वो अच्छी कंपनी है, वो ग्रोथ पे बिलीव करती है, वो अपने एम्प्लॉयज नहीं जाने देती। ये उसका असूल होता है, उसको मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं अपने एम्प्लॉयज जो मेरे पास है मैं उनको रिटेन करके रखूं। वो मैक्सिमम अवॉइड करते हैं कि हमें हर 3 महीने बाद नई हायरिंग करनी पड़े, हर 6 महीने बाद नई हायरिंग करनी पड़े। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी डेवलप होता है। एम्प्लॉय की लॉयल्टी बहुत कंफर्म हो जाती है जब उसको होता है, अश्योरेंस है कि हाँ मेरी कंपनी कुछ मेरे ऊपर लगा रही है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए कुछ कर रही है। ये नहीं है कि सिर्फ उसको अपना अपनी गर्ज है, मेरे ऊपर भी मेरा एहसास कर रही है, मेरी स्किल्स ऐड कर रही है, मुझे ट्रेन कर रही है। तो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है। फिर उसके बाद है, जब आपकी कंपनी में कुछ नई टेक्निक्स आ रही हैं, आपको अब फर्ज करें मुआशरा जो है, जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपका कंपटीशन है, आपकी कंपेटिटर कंपनीज जो हैं वो वक्त के साथ साथ तरक्की कर रही हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रही है, वो अपने काम करने के तौर तरीके भी चेंज कर रही हैं, वो अडॉप्ट कर रही हैं इस नई टेक्नोलॉजी को। अब तो दिन ब दिन, दिनों के हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज हो रही है, तो वो उस नई टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रहे हैं, वो उसको अडॉप्ट कर रही हैं। अब आप अगर नहीं उनको अडॉप्ट करेंगे तो आप तो पीछे रह जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये तो शुरू से इंसान की इर्तिका ही इस बात पर जो है ना डिपेंड करती है। तो अगर आपको सरवाइव करना है और आपको आगे मूव करना है, तो फिर तो डेफिनेटली चाहिए कि आप भी करंट सिनेरियोज को, करंट डेवलपमेंट्स को अडॉप्ट करिए, और जो भी करंट ट्रेंड्स हैं उनके साथ साथ मूव करिए। अब उसके लिए जरूरी है कि आप अपना वर्क एनवायरनमेंट है उसमें अडॉप्टेबिलिटी लाइए। आपके वर्किंग जो भी स्टाइल्स हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, स्ट्रैटेजीज हैं, उनको अडॉप्ट करिए। जब आप उनको अडॉप्ट करेंगे तो इट इज इक्वली नेसेसरी कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें कि वो भी उसके साथ साथ अडॉप्ट कर सके। छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ, हमारे मुल्क में जो पीछे रहने की एक बहुत बड़ी वजह है, क्यों जरूरत पड़ रही है एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ये एंटरप्रेन्योर ट्रेनरशिप देने की, कि हमारे इधर एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं, बिजनेसमैन है ही नहीं, न्यू इनोवेशन नहीं है, जो शुरू से चला आ रहा है बस चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। अडॉप्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है।
मैं अपने घर से रोज अपने ऑफिस तक आते हुए देखती हूँ लगातार, वो एक जगह है वहां पे, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने अपने एरिया में, उधर ना दिहाड़ीदार जो मजदूर है वो रोज खड़ा होता है, रोजाना रश है, सेम है, मेरे बचपन से मैं ये देख रही हूँ। लोग आते हैं, उनके साथ बहस चलती है, वो रश एक सारा इकट्ठा हो जाता है। बचपन से यही चीज चल रही है और ये ऐसे ही रहेगी, बिकॉज देर इज नो ट्रेनिंग। दिहाड़ीदार मजदूर कौन है? फ्रीलांसर्स है ना। आज फ्रीलांसर घर बैठ के डॉलर्स में कमा रहा है। ये क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। ये एक अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएं, घर बैठे प्रोफाइल डालें, ऑनलाइन इनको कॉल आए, लोग भी ऑनलाइन घर बैठ के, उनको गर्मी में, रश में, बहस में, इतने झमघट्टे में आदमियों के, वो ना बहस करना पड़े। वो क्या करें, घर बैठ के देखें प्रोफाइल, उस वर्कर को, उस लेबर को, पेंटर है वो, जो भी है, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, उसको हायर करें, वो आ जाए इनके घर, उसको पे करें। इजी, लाइफ इजी हो गई ना। एनवायरनमेंट भी इजी हो गया, सड़क पे रश नहीं हुआ, मुझे ऑफिस आते हुए सड़क क्लियर लगी। ऐसा ही है। अब क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं कि ई कॉमर्स भी कोई चीज है, फ्रीलांसर्स हैं आप। फ्रीलांसर टर्म अभी हमारी जिंदगी में आई है कोविड के बाद, पर ये चल तो शुरू से रही है। ये दिहाड़ीदार मजदूर फ्रीलांसर्स ही तो हैं। अब उनकी ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है तो वो अडॉप्ट कैसे करेंगे इस न्यू सिस्टम को? इस सेम यही सिनेरियो है हर कंपनी में, हर बिजनेस में, कि जब हम उनको ट्रेन नहीं करते, दे आर अनएबल टू अडॉप्ट द न्यू स्ट्रैटेजीज, द न्यू स्कीम्स। जब वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमें, हमारी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, हम कैसे आज के करंट ट्रेंड्स का सामना करेंगे, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तीसरी चीज है जो हमने पहले के साथ भी इसको हम जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे, कि जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई है आपके साथ, आपका एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का एक बेटर रिलेशनशिप बन गया है, तो ऑब्वियसली आपका टर्नओवर रेट बहुत कम हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टर्नओवर रेट किस तरह से आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाता है। आपका जितना स्टाफ रिपीटेडली चेंज होगा, आपकी कंपनी को उतना नुकसान पहुंचेगा। आपका स्टाफ जितना सस्टेनेबल होगा, आपकी कंपनी उतना ग्रो करेगी। क्यों है ऐसा? स्टाफ टर्नओवर का और स्टाफ रिटेंशन का क्या रिलेशन है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी से, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जब एम्प्लॉय रिटेंशन है, एम्प्लॉय कहीं नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय का आपके साथ, कंपनी के साथ, अपने कोलीग्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छी बॉन्डिंग है मतलब वो टीम वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा कूल एंड काम एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, इजी इजी सब चल रहे हैं। जब टीम वर्क अच्छा है, गुड वर्क एनवायरनमेंट है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इंक्रीज्ड वर्क एफिशिएंसी। आपका एम्प्लॉय वो टीम वर्क के साथ आपको बेटर रिजल्ट देगा, आपको मोर प्रोडक्टिविटी देगा, आपको ज्यादा काम देगा, और एज अ रिजल्ट जब आपको ज्यादा काम मिलेगा, आपके प्रॉफिट में इजाफा होगा, आप अपने गोल्स बेटर अचीव कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। आपकी कंपनी को इन टर्न एज अ रिजल्ट जो फाइनल है, प्रॉफिट बेटर होगा, आपकी ग्रोथ बेटर होगी, और यही आपका मेन गोल। एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को, जो उसका मेन गोल होता है वो होता है कि कंपनी उसकी ग्रो करे। ठीक है, उसको ये नहीं है कि मुझे अभी हर दिन प्रॉफिट ही आए। एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज रेडी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। रिस्क के लिए वो तैयार होता है, उसकी शर्त ये होती है कि मेरी कंपनी ग्रो करती रहे। तो जब हम ये इस प्लान के तहत चलते हैं, प्रॉपर एचआर प्लान के तहत, एम्प्लॉय हायरिंग हो रही है, रिटेंशन हो रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है, देन हम अपने गोल्स अचीवमेंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं बहुत स्मूथली। ये तो थे कि हम भाई हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि भाई हमें नुकसान क्या क्या हो रहे हैं अगर नहीं करते हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या नुकसान है? 70% ऑफ एम्प्लॉयज जिनको ये समझता, वो उनको ये लगता है कि भाई दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। वो जो काम कर रहे हैं, वो जॉब रोल जो उनको मिला हुआ है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट।
75% को लगता है कि भाई हमें जॉब छोड़ ही देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी कंपनी का टर्नओवर रेट बढ़ता जाता है, हमारी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम एम्प्लॉय को ग्रोथ के जब नहीं एक उसको पाथवे मुहैया करते कि आपको ग्रोथ हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, उसको ये पता है कि मैं आज भी इधर इसी पोस्ट पे हूँ, आज से 3 साल बाद भी मैं यही हूँ और 10 साल बाद भी मैंने यही रहना है, मुझे ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं मिल रहे, तो वो फिर कहेगा कि ओके बाय, मैं खुद ही कहीं मूव कर जाता हूँ किसी बड़े सिटी में या किसी और कंपनी में जहां एटलीस्ट मुझे नजर आ रहा हो कि आज से 3 साल बाद मैं कहीं बेटर लाइफ में होऊंगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर इंसान की बेसिक नीड है टू ग्रो। इंसान के अंदर, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि हर इंसान के अंदर एक बेसिक कुदरत की तरफ से नीड है, एक लालच है, एक भूख है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, जिसकी मिसाल मैंने दी थी कि क्या रीजन है कि 995 लेवल पे भी जाके कैंडी क्रश के हमें वो लेवल करने की खुशी मिलती है और हम करते रहते हैं, हालांकि हम 900 लेवल्स में वो सेम ही चीज अचीव कर रहे हैं, पर अचीवमेंट की एक भूख होती है जो हमने कहीं ना कहीं से पूरी करनी होती है। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज को एक तसल्ली देते हैं कि वी आर हेल्पिंग देम टू अचीव मोर एंड मोर इन देयर लाइफ, तो फिर वो एम्प्लॉय रिटेंशन में हमें मदद देगी, जिसके रिजल्ट में हमारी कंपनी ग्रो करेगी। अब ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, हमने पढ़ लिया ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, ये है वो है। ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, ऐसे सडनली बाय द वे सो के उठे एम्प्लॉयर साहब और उन्होंने कहा आज ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, वो ट्रेनिंग नीड असेस करता है कि आया ट्रेनिंग की अभी जरूरत है भी या नहीं। वो अपने जो चेयरमैन हैं, जो कंपनी का बोर्ड है, उसको बताता है कि हाँ अब हमारी जरूरत है ट्रेनिंग की, वो पहले असेस करता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के बाद ट्रेनिंग पैटर्न डिजाइन होता है कि हाउ द ट्रेनिंग शुड बी गिवन, कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कैसे करेंगे। फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, फिर प्लान की को एग्जीक्यूट किया जाता है, ट्रेनिंग डिलीवर की जाती है। और फोर्थ स्टेज पे ट्रेनिंग डिलीवर कर देने तक काम खत्म नहीं हो गया। फोर्थ स्टेज पे ट्रेनिंग को इवेल्युएट किया जाता है कि आया हमने जो अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे इतने पैसे लगाए, हमने जो इतने रिसोर्सेज लगाए, इतनी अटेंशन लगाई, इतने टाइम लगाया, उसका कोई फायदा भी हुआ है या नहीं। इसके अलावा इवेल्युएशन इज नॉट जस्ट नेसेसरी फॉर द एंटरप्रेन्योर और द एम्प्लॉयर, दैट इज ऑल्सो एज वेल नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉयज। उनको पता चलता है, उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर कि हाँ वी लर्नड समथिंग। वो जब एक इवेल्युएशन परफॉर्मा फिल करते हैं, वो जब एक टेस्ट पेपर फिल करते हैं, तो उनको एक तसल्ली होती है कि या वी लर्न समथिंग, इट वाज गुड ना, ऐसे वो एक सेटिस्फेक्शन आती है। तो ट्रेनिंग में ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नीड असेसमेंट, कि हम देखेंगे ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। फिर ट्रेनिंग को उस चीज के तहत कि हम किस मोड, किस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद उसको डिलीवर किया जाता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। और एट लास्ट फोर्थ पॉइंट पे हम ट्रेनिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं कि आया हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस ठीक था, वो अप टू द मार्क था कि कुछ कमियां रह गई। उस इवेल्युएशन से नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने ये इन इन चीजों का ख्याल करना है, इनको बेहतर इंप्रूव करना है। ठीक है, फिर ऐसे वक्त के साथ साथ आपकी कंपनी में इंप्रूवमेंट आती रहती है, ग्रोथ आती रहती है, आप लर्न करते रहते हो चीजों को। इवेल्युएशन इज वेरी नेसेसरी। हम अगर अपने स्कूलिंग की तरफ जाएं तो ग्रेडिंग सिस्टम में या एग्जाम सिस्टम में यही होता है ना कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है पहले ये आपकी फर्स्ट टर्म असेसमेंट है, फिर सेकंड टर्म असेसमेंट है, आप फर्स्ट में देखिए आपको किस तरह का रिजल्ट आया, फिर इसको इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। तो इवेल्युएशन इज वेरी नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट। इसी तरह एक सर्कल है, पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम उसको मजीद ब्रॉड करें तो आइडेंटिफिकेशन है, फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने ट्रेनिंग के ड्रॉ करने हैं
कि आइडेंटिफाई हो गया, ट्रेनिंग नीड पता चल गया कि देयर इज सम ट्रेनिंग नीडेड। फिर उसके बाद हम अपना एट लास्ट सेकंड पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव्स के मेन एम्स क्या है हमारे ट्रेनिंग के, कि हम क्यों किस किस पॉइंट्स को, हम किन किन एजेंडास पे हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे मेन गोल्स हैं। फिर उसके बाद उसको प्लान किया जाता है, पूरे स्कीम को, पूरे प्लान को, पूरे स्ट्रेटेजी को एक प्लान किया जाता है कि किस किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा हमारा ट्रेनिंग का। एट फोर्थ हम ट्रेनिंग को डिलीवर करेंगे, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और फिफ्थ स्टेप है हमारा असेसमेंट, यानी कि इवैल्यूएशन, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया। कैसे पता चलेगा हमें कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है? कैसे करेंगे हम असेसमेंट ट्रेनिंग? सबसे पहले हम करेंगे कि हमारी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, कंपनी की ग्रोथ की डिजायर्ड सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो फार्मेसी, लेकिन अगर मैं जनरल आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, एक स्कूल रन कर रही हूं मैं, ठीक है, और मेरी डिजायर है कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग बहुत बेस्ट हो। मैं जब भी राउंड पे निकलूं तो मेरे जो टीचर्स हैं उनकी बोर्ड पे राइटिंग बेस्ट हो, बोर्ड पे परफॉर्मेंस बेस्ट हो, कि उस क्लास के बाहर से गुजरने से मुझे पता चल जाए कि इस क्लास, ये कौन सी क्लास है, ये कौन सा लेक्चर हो रहा है, टीचर का नाम क्या है, आज क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन बोर्ड प्रिपेयर्ड हो। जब मेरे टीचर्स का बोर्ड इतना नीट एंड क्लीन प्रिपेयर्ड होगा तो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स उसको अडॉप्ट करेंगे और बहुत ही अपनी कॉपी पे लेक्चर बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही है ना, स्टूडेंट टीचर को, अब टीचर नहीं आया है और बस सेंटर से शुरू किया अपनी अजीब सी राइटिंग में लिखना, तो बच्चे भी उसको अडॉप्ट करेंगे। अब मेरी मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो, ये मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरी ये डिजायर्ड सिचुएशन है मेरे बिजनेस की। अब जब मैंने आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल सिचुएशन को, कि भाई मेरी एक्चुअल सिचुएशन कहाँ लाई कर रही है, तो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि मेरे एक टीचर सिर्फ ऐसा है जो अच्छा बोर्ड प्रिपेयर करता है, दूसरा है कि भी उसकी राइटिंग तो अच्छी नहीं लेकिन उसका बोर्ड प्रिपरेशन अच्छा है, तीसरा है कि भाई नहीं वो तो क्लास, उसमें उसकी क्लास की राइटिंग भी बहुत खराब है, वो बोर्ड प्रिपरेशन भी नहीं जानता, उसको क्लास की हाइजीनिसिटी भी हैंडल करनी नहीं आ रही है। अब एक्चुअल सिचुएशन में और मेरी डिजायर्ड सिचुएशन में बहुत गैप है। इसको अगर मैं फार्मेसी से कंपेयर करूं, कि मैं चाहती हूँ मेरी फार्मेसी में जब भी कोई आए कस्टमर, तो मेरे एम्प्लॉयज उससे बहुत ही इतनी जबरदस्त उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हों कि वो कहे, वो एक आम बात कही जाती है ना कि मरीज तो आधा अच्छे अखलाक से ही ठीक हो जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर उसकी पूरी बात सुन ले, वो अपनी तकलीफ को बयान करे डॉक्टर को, डॉक्टर उसकी तकलीफ अच्छे से सुन ले कि भाई उसको मसला क्या है, आगे से उसको उसी की जबान में इजीली समझा दे कि भाई आपको ये मसला है और ये मेडिसिन खाएं आप ठीक हो जाएंगे, तो मरीज आधा ठीक हो जाता है। ये एक आम कंसेप्शन है। जब मरीज आधा ठीक हो गया तो ऑब्वियसली वो पेशेंट अपने तमाम रिश्तेदारों को बोलेगा भी उसके पास जाना, मैं तो उससे ठीक हुआ हूं। आपका कस्टमर से कस्टमर बन गया ना। ऐसा ही है, इसी तरह फार्मेसी पर भी है। जब आपके पास कोई आएगा, आपका क्लाइंट, कोई कस्टमर आएगा, तो आप चाहोगे आपका जो फ्रंट स्टाफ है, फ्रंट लाइन स्टाफ है आपका, वो उसके साथ बहुत अच्छे से डील करे, कि वो बार बार आपके पास ही आए, वो आपसे फ्री होके पूछ सके कि भाई ये दवाई किस लिए है, ये दवाई किस लिए है, ये सुबह खानी है, शाम खानी है, क्यों खानी है, दूध के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है। आप उसको पूरा डिटेल कर दो कि ये जब दर्द हो तब खानी है, जब दिल खराब हो तब ही खानी है, ये खाने के बाद खानी है, ये इसके लिए है, ये एंटीबायोटिक है। वरना मरीज वो 10 प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां देख के परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या, इतनी दवाइयां क्यों। आप चाह रहे हैं कि आपका फ्रंट लाइन स्टाफ इस तरह कस्टमर को डील करे कि वो कस्टमर अपने तमाम रिश्तेदारों को लेकर आपके पास ही आए कि भाई वहां से दवाई लेना। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से डील करते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका स्टाफ जब कोई कंप्लेन
आई है उसको बहुत अच्छा डील करें, ये आप चाह रहे हैं। अब आपने एक्चुअल वर्क सिचुएशन को एनालाइज किया, तो आपके स्टाफ को तो बात करना भी सही से नहीं आता है। अगर उसके पास कोई उर्दू वाला कस्टमर आया, आपका जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उसको तो उर्दू भी सही से बोलनी नहीं आती है। अगर कोई इंग्लिश वाला आ गया, आपके फ्रंट लाइन स्टाफ को तो पंजाबी के अलावा और कोई जबान नहीं आ रही है। आपका फ्रंट लाइन स्टाफ, उसका लहजा ऐसा है, उसको स्माइल के साथ तो बात करना नहीं आती, या वो इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो किसी से ज्यादा देर कम्युनिकेट कर सके। तो अब ये कितना गैप आ गया है। इस एनालिसिस को कहते हैं गैप एनालिसिस, कि आपकी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है और आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जब ये गैप एनालिसिस आपको रिपोर्ट देगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप, तो फिर आप कहेंगे कि नो, अब मुझे नीड की ट्रेनिंग की जरूरत है। नाउ माय कंपनी, माय एम्प्लॉयज नीड सम ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जब आप फॉर एग्जाम्पल हम ये फार्मेसी कॉलेज रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडमिशन गेन करें। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि हमारी एडमिशन इंक्वायरी कमेटी को, जो हमारी एडमिशन कैंपेन है, उसको सही से डीलिंग ही नहीं आ रही। हमारा बहुत गैप है। हम कह रहे हैं 200 एडमिशन होना चाहिए, हमारे पास तो 20 भी नहीं हुआ। देयर इज अ ह्यूज गैप। यहाँ पे हम कहेंगे कि नो, देयर इज अ ट्रेनिंग नीडेड, कि एम्प्लॉयज को हम ट्रेन करें कि कैसे आपने एडमिशन ग्रैब करना है, कैसे आपने कस्टमर ग्रैब करना है। ठीक है, इस एनालिसिस को कहते हैं गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस हमें बताएगा वेदर द ट्रेनिंग इज नीडेड और नॉट। जितना ज्यादा ये गैप होगा, वो हम पे जो है ना अया करेगा, ये बात जाहिर करेगा कि हाँ, द ट्रेनिंग इज नीडेड। अब गैप एनालिसिस दोनों तरह से हो सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस हो, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से, हाँ जो है ना, हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, एम्प्लॉयज के कौन से लेवल को जरूरत है, मैनेजरियल लेवल पे जरूरत है कि फ्रंट लाइन स्टाफ पे जरूरत है, ठीक है? या उसके बाद हम इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे कि इंडिविजुअली एनालिसिस किया जाएगा परफॉर्मेंस का, कि आया कुछ बंदों को सिर्फ जरूरत है ट्रेनिंग की, तो फिर हमारे स्टाफ में से ही कुछ बेटर परफॉर्मेंस वाले हमारा एम्प्लॉय है, वो ही दूसरे को ट्रेन कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कूल की अगर मैं एग्जाम्पल में जाऊं, तो मैंने कहा कि सिर्फ एक टीचर ऐसा था जिसका बोर्ड बहुत अच्छा प्रिपेयर था, राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं उसी को बोलूंगी कि ये जो साथ वाला है, जिसको आए हुए अभी 2-3 माह हुए हैं, इसको नहीं पता, तुम इसको ट्रेन कर दो। दैट विल बी इंडिविजुअल एनालिसिस, कि मैं उसकी जॉब की बेस पे, परफॉर्मेंस की बेस पे उसको एनालाइज करूंगी। जॉब एनालिसिस क्या होगा? जॉब एनालिसिस है कि मैं एक स्पेसिफिक टास्क को एनालाइज करूंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मुझे कितने एडमिशन गेट करने हैं, कितने एडमिशन रिटेन करने हैं, तो मैं उस टास्क को एनालाइज करूंगी कि मुझे अगर 200 एडमिशन करने थे, तो मेरा टास्क कहां तक अचीव हुआ है, सिर्फ 20 एडमिशन, तो मुझे पता चल जाएगा देयर इज अ ह्यूज गैप। मुझे इस गैप को फिल करना है, ट्रेनिंग से फिल करना है, डेवलपमेंट से फिल करना है, किस चीज से फिल करना है। तो इस तरह हमें सबसे पहले ट्रेनिंग नीड को डिफाइन करना है, एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग में हम डिफरेंट तरह से ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज को। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए 2-3 किताबें दे दूं, ब्रोशर्स दे दूं, या उनको कोई लेक्चर्स दे दूं, ठीक है, एक दिन मैं एक लेक्चर रख दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कम्युनिकेशन स्किल पे एक अपनी वर्कशॉप रख रही हूँ अपने कॉलेज में, कि आके मेरे स्टाफ को, मेरे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा लेक्चर दें, उनकी नॉलेज में इजाफा करें उनको, या मेडिसिन से रिलेटेड गाइड करने के लिए मैं एक नॉलेज वर्कशॉप रख रही हूँ। उसमें सिर्फ मैं उनको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। जैसे इस टाइम ये हम एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके इल्म में इजाफा कर रही हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप तक नॉलेज पहुंचा रही हूँ। दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज, सिर्फ जॉब रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं।
ठीक है, जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज में आप इन्वॉल्व होकर प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर कर सीख रहे हैं। और एम्प्लॉय इंटीग्रेशन के अंदर मैं एम्प्लॉयज में नई स्किल्स डेवलप कर रही हूँ। ठीक है, मैं एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर रही हूँ, उनमें डेवलपमेंट पैदा कर रही हूँ। दैट इज एम्प्लॉय इंटीग्रेशन, के एम्प्लॉयज में न्यू स्किल्स डेवलप हो रही हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वो न्यू स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, अपने बिहेवियर्स में न्यू स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो भी बिहेवियर में अडॉप्टेबिलिटी थी, वर्क एनवायरमेंट में अडॉप्टेबिलिटी थी, दैट इज एम्प्लॉय इंटीग्रेशन। आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, तब आप पर ये ज्यादा चीज जो है ना वो एक्सप्लेन हो जाएगी। पाइप अभी मैं इनको दिख रहा है। ट्रेनिंग मेथड दो तरह के ट्रेनिंग मेथड्स हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये एज द नेम शोज एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है, मतलब काम पे ही, वर्क एनवायरनमेंट में ही, ऑफिस में ही, स्कूल में ही, कॉलेज में ही मैं अपने एम्प्लॉयज को कोई ना कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ। डिफरेंट उसके मेथड्स हैं आगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कि वो ऑफ कैंपस है, हम कहीं और जाके कर रहे हैं, या किसी और कैंपस में, किसी और सिटी में, किसी और जगह में, किसी और होटल में, किसी और हॉल में हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, किसी और यूनिवर्सिटी में हम जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप अपने जॉब एनवायरनमेंट से हट गए हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग में आप अपने जॉब एनवायरनमेंट में रहते हुए ही नई स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे। अब डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ये इसमें से बहुत सारों से तो आप वाकिफ भी होंगे। हम सिर्फ ये टर्म्स नहीं होती हैं, लेकिन ये तमाम जो मेथड्स हैं ये शुरू से हम फॉलो करते आ रहे हैं। ऑन जॉब मेथड में जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन में, अच्छा इसको लेक्चर को थोड़ा सा ना फन करते हैं, थोड़ा सा फन ऐड करते हैं, इतना बोरिंग नहीं करते हैं इसको। जॉब रोटेशन की एग्जांपल अगर आप सब ने देखी होगी, एक मूवी छुप छुप के, सब ने देखी होगी, वो फनी मूवी है। उसके अंदर वो जो सीन होता है कि जूते कौन पॉलिश करेगा और कपड़े कौन धोएगा, उसके अंदर फंसता वो एक बेचारा है। लेकिन जॉब रोटेशन में क्या होगा, हम रोटेट कर देंगे, उसके अंदर तो दोनों उसी को मिलेंगे ना, कि नहीं नहीं ये मुझे अच्छे से आता है तो ये मैं उसको सिखा दूंगा, कहेगा नहीं ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो जॉब रोटेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो उसमें वो कहता है कि जूते पॉलिश करने तुम्हें नहीं आते, कोई बात नहीं तुम ही करोगे। रोटेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम जॉब स्विच कर देंगे। ठीक है, एक काम है हम अच्छे से कर जानते हैं कि ये रोल ए है, रोल बी है, रोल सी है, ये XYZ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इनकी जॉब्स को शफल कर देंगे ताकि सब वो सीख सके। अब मैं कह रही हूँ कि जॉब ए को मेरा एम्प्लॉय एक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे एम्प्लॉय वाई को तो ये काम नहीं आता है। अब किस तरह, अब मैं कहूंगी कि नहीं आज से जॉब ए जो है ये मेरा एम्प्लॉय वाई करेगा, जॉब बी मेरा एम्प्लॉय एक्स करेगा। दैट इज जॉब रोटेशन, कि मैं शफल कर दूंगी कि हाँ भाई तुम्हें आ गया ये काम, आई नो दैट, अब उसको करने दो कि वो सीखे। ठीक है, तो दिस इज जॉब रोटेशन। कोचिंग के अंदर हम क्या कहेंगे, कोचिंग मतलब मैं जैसे आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी एक कोच आएगा, कोई एक लेक्चरर आएगा, वो आप तक जॉब को, आप तक ट्रेनिंग मेथड्स को, या जो भी आपका ट्रेनिंग टॉपिक है उसको डिलीवर करेगा। दैट इज कोचिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह कि कोई एक इंस्ट्रक्टर आएगा, वो आप तक आपकी जेडीज को, आपकी ड्यूटीज को एक्सप्लेन करेगा, वो आप तक पहुंचाएगा, आपको सिखाएगा। ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप, ऑन दी जॉब आपको स्टेप वाइज ट्रेनिंग दी जाए कि पहले ये करें। आप एक फर्ज करो, एक मशीनरी है, उस सेटअप को रन करना है, तो आप पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कोई नया एम्प्लॉय आपने हायर किया है, अब उसकी जेडीज के अंदर ढेर सारी ड्यूटीज हैं, आप वो ढेर सारी एक साथ उसको नहीं दोगे, वो 10-12 ड्यूटीज हैं, आप वो एक साथ ही उसको नहीं दोगे।
आप कहोगे पहले आप ये 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 कर लिया असाइनमेंट, ओके, सेकंड पर आइए, फिर थर्ड पर आइए, फिर फोर्थ पर आइए। दैट इज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। कि वो नया एम्प्लॉय आया है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेन कर रहे हैं। कमेटी असाइनमेंट्स भी इसी तरह है कि एक कमेटी बनेगी, वो ग्रुप्स में आप लोगों को टारगेट्स देंगे, असाइनमेंट्स देंगे कि देखते हैं कौन आप में से बेटर परफॉर्म करता है। इसमें से कोई भी नई असाइनमेंट है, वो फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज वाली मिसाल में जाऊं या फार्मेसी में हम देखें, तो हम टारगेट्स दे देते हैं, ये शेल्फ आपका है, ये शेल्फ आपका है, ठीक है। आपके असाइनमेंट है कि आप दोनों ने अपना शेल्फ रोजाना बहुत ही वेल मेंटेन्ड रखना है, और आप लोगों ने सबसे ज्यादा कस्टमर लेकर आने हैं। जो ज्यादा कस्टमर लेकर आएगा, हु विल दैट पर्सन विल विन, दैट एम्प्लॉय विल विन। ठीक है, तो इस तरह हम उनको टारगेट बेस्ड असाइनमेंट्स देकर ट्रेन करेंगे। ये होगी ऑन द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब मेथड्स में हम सबसे पहले रोल प्लेइंग, फिर से रोल प्लेइंग वही है कि जूते कौन पॉलिश करेगा और कपड़े कौन धोएगा। जॉब रोटेशन ही है रोल प्लेइंग, सिर्फ वो ऑन दी जॉब था, ये ऑफ दी जॉब है। कि हमने जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा या जनरल लाइफ में भी, आर्मी की अगर मैं मिसाल लूं या ट्रेनिंग के लिए पुलिस वालों की, उनको एक सिमुलेशन दी जाती है, एक मॉक सिचुएशन दी जाती है, या इंजीनियर्स मैकेनिकल की साइड पे जब जाएं तो वो कहते हैं मॉक ड्रिलिंग हो रही है, कि उनको एक सिनेरियो बना के दिया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है नकली की, कि ओके अब आप इसमें क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर क्या कहते हैं डिजास्टर सिचुएशन से हैंडल करने वाली फोर्स है, अब उसको कैसे ट्रेन किया जाएगा। डिजास्टर जब आएगा, अगर वो फर्स्ट टाइम तब फेस करेंगे डिजास्टर को, तो उनको तो आता ही नहीं होगा। अब उनको ट्रेनिंग देनी है, अब उनको ट्रेनिंग देने के लिए असली डिजास्टर का वेट तो नहीं करेंगे ना। तो हम एक मॉक सिचुएशन बनाएंगे डिजास्टर की, कि ओके एक सिमुलेशन है, लेट्स सपोज कि हम रोल प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ है, ये हमारे पास जख्मी है, आप कैसे एक्ट करोगे। उसमें जो सब होगा दैट इज रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। लेक्चर मेथड्स सेम ऑफ द जॉब है, जैसे अभी आप लोग अपनी जॉब पे तो नहीं है ना, लेकिन लेक्चर डिलीवर हो रहा है आपको। इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंचा दी जाती हैं, रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंचा दी गई हैं कि आप उनको देखिए, उनसे सीखिए। जैसे फ्रीलांसर्स का रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कि आप उनको सुनिए और उनसे सीखिए, और वो जो है ना वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रेनिंग मेथड्स, कि ऑन दी जॉब आप किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, कि जॉब रोटेट का आप शफल कर दीजिए जॉब्स को, कि भाई आज से आप अभी तक आप जो है शेल्फ देख रहे थे, आपका जो है ना फ्रंट लाइन स्टाफ थे, आप काउंटर पे थे, लेकिन आज से आप पीछे शेल्फ देखेंगे और जो पीछे वाला था वो काउंटर पे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो पीछे शेल्फ से काउंटर पे आया है, वो सीखेगा कि हाउ टू हैंडल विद कस्टमर्स, काउंटर को कैसे डील करना है, और जो काउंटर पे था वो शेल्फ वाली जॉब सीखेगा। तो इस तरह ये ऑन दी जॉब डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, और ऑफ दी जॉब भी डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। अब जिस तरह से अगर ये आपको एक एड शो हो रही है, तो ये एडवर्टीजमेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की है फार्मेसी पे। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इस तरह के डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनका क्या एजेंडा है, कि वो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी, कैसे आपने इन पेशेंट सर्विसेज को डील करना है, फार्मेसी के बारे में इंफॉर्मेशन दें, स्टेराइल नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग क्या चीज है, ड्रग इंफॉर्मेशन क्या चीज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज क्या होती हैं। ये सब चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं, फॉर्म डी में थ्योरी में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये फॉर्म डी ग्रेजुएट्स को इस तरह ये फार्मेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। शौकत खानम वाले भी बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस तरह करवाते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी स्किल्स जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, उन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। अब ये तो ग्रेजुएट्स के लिए है ना, लेकिन इसी तरह एम्प्लॉयज के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट।
कम्युनिकेशन स्किल्स का, जैसे ये एक कंपनी है, वो उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए रखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स रख लिया, कि सेम रीजन कि उसके वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय, एक तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, मेरे एम्प्लॉयज आपस में भी अच्छे से एक टीम की शक्ल में रहें, ये ना लड़ते रहें और बदतमीजी करते रहें। दूसरा, वो चाहता है कि जब भी कस्टमर आए तो वो आधा तो वहां अखलाक से ही मेरी कंपनी का हो जाए, एंड इट हैपेंस। आप अखलाक से लोगों को अपना बना सकते हैं, आप उनसे अच्छी बात कीजिए। लोगों की जिंदगियों में वैसे ही बहुत मसले हैं, वो एक आप इमेजिन करिए, इस टाइम मैं ऑफिस में बैठी हूँ, आप भी अपने ऑफिस में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, आपके पास बाहर से एक कस्टमर आया, ठीक है, आपका कस्टमर है, वो गर्मी से आया है, अपने मसलों से लड़ते आया, उसको पता है मैंने इसको इधर फीस दे के जानी है अपनी जेब से, ये भी एक टेंशन है उसको। अब अगर वो आपके पास आया और आगे आपका मुंह ही सीधा नहीं है, आपकी नजर ही, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उससे सही से पूरी बात उसकी सुन सके और उसको टाइम दे सके, तो वो तो दूसरी बार नहीं आएगा आपके पास, वो कहेगा ओके ठीक है बाय। लेकिन अगर आप उसको पूरा टाइम देंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे, एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपका कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन बना होगा, ऑब्वियसली वो दूसरी बार भी आपके पास आएगा, वो आपसे खुश हो जाएगा, आपके अखलाक से खुश हो जाएगा। इसी तरह लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इदारों के अंदर, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। जिस तरह हम ये करवा रहे हैं, एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, तमाम जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे ग्रेजुएट्स भी हैं, ये सारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें डिफरेंट एजेंडाज हैं जिनको हमने फोकस किया हुआ है। तो इससे क्या है, हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक, जब बाद में ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको पता होगा कि वी हैव लर्न समथिंग, वी हैव अचीव्ड समथिंग, और कुछ नहीं तो ये लालच तो होगा कि हाँ सीवी के साथ हम अपना ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एक एक्सपीरियंस के तौर पर कि हाँ हमने ये कोर्स किया है, हमने ये काम सीखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो एचआर की ड्यूटी होती है कि हमने ट्रेनिंग असेसमेंट करनी है, अगर हमारी डिजायर में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है। हुसनैन बेटे आपका माइक ऑन है। तो डिफरेंट ट्रेनिंग एनालिसिस होते हैं, गैप एनालिसिस होता है, अगर ट्रेनिंग की जरूरत हो तो फिर उसके बाद, अगर ट्रेनिंग की जरूरत हो फिर हम ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं कि भी ऑन कैंपस देनी है, ऑफ कैंपस देनी है। पास कंपनीज तो फॉरेन कंट्रीज में भी स्पॉन्सर करते हैं अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग को। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, एक तो हमारा एम्प्लॉय हमसे बहुत खुश होगा, जिस एक को हम बाहर भेजेंगे बाकी एम्प्लॉयज की मोटिवेशन के लिए वो बहुत है कि भी उसने ये टारगेट अचीव किया तो हमने उसको बेटर ट्रेनिंग के लिए भेजा। दूसरा, जिस एम्प्लॉय को आपने बाहर भेज दिया, उसको आपने खरीद लिया, उसकी लॉयल्टी आपकी हो गई। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयर के लिए हायरिंग के जितना ही जरूरी है उस एम्प्लॉय को ट्रेन करना, ग्रो करना, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, क्योंकि उसका बिजनेस उसके स्टाफ के साथ ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो है ना रेलगाड़ी का सिर्फ इंजन आगे जाए और बोगी पीछे रहे, ऐसा तो नहीं है, सबने मिलके चलना है ना, फिर ही हम किसी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका बिजनेस किसी मंजिल तक पहुंचे तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी उसी तरह आगे लेके चले, उनकी ग्रोथ भी उसी तरह जरूरी है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर था हमारा यहाँ तक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। अगर इसमें आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो आप चैट में बता सकते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स ने की है बात।
जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड? जी शुक्रिया। ये पीपीटी अपलोड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, ये पीपीटी जो है ना कर देंगे अपलोड। और स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूंगी, जी मुनीब आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या डाउट है? नहीं बेटे, आपने कहा बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को आगे नहीं बढ़ने देता। आई डोंट बिलीव इट। जो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को आगे नहीं बढ़ने देता वो बिजनेसमैन नहीं है, वो दुकानदार है। समझ आई इस बात की? एक दुकानदार होता है जो कभी नहीं चाहता कि उसकी दुकान पे जो सेल्समैन है ना वो बेसिक ट्रिक सीखे और उसके ही सामने वाली दुकान में अपनी दुकान खोल ले। दुकानदार कभी नहीं ऐसा चाहेगा। जबकि जो बिजनेसमैन होगा वो क्या चाहेगा? आई विल एक्सप्लेन टू यू। वो चाहेगा कि उसका जो सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है जिसमें इतनी ग्रोथ है, वो कहेगा कि मैं 2 से 3 ब्रांचेस बनाता हूं और एक ब्रांच का मैनेजर का सीईओ इसको बना देता हूं, आधी ब्रांचेस में इसके हवाले कर लेता हूं, ये इतना ट्रेंड है, ये मेरी गोल्स को अचीव करने में मेरी मदद करेगा, ये मेरा एसेट है। This is the difference between a businessman, an entrepreneur and a simple दुकानदार। ये फर्क है। यही तो मकसद है इस कोर्स का कि आपको पाकिस्तान में दुकानदार बहुत मिलेंगे। ढेर दुकानें हैं, बाजार में घुस जाओ ढेर दुकानें हैं, और वो इसी तरह की दुकान है कि भी मेरे बचपन से और मेरे अम्मी के बचपन से दुकानें खोली हैं, नस्लन दुकान चल रही है। पर वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो दुकान आज भी उसी गली में उतने ही साइज की है। तो मैं बिजनेसमैन कैसे बोलूं उसको? बिजनेसमैन तो वो है ना कि दुकान यहां से। बिजनेसमैन कौन है मैं बताती हूँ। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला बिजनेसमैन है। एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला बिजनेसमैन है। एक कॉलेज से शुरू हुआ था एक कॉलेज, और आज हम फॉर्म डी को टारगेट कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। कितनी सीट से शुरू हुए थे हम, और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अ बिजनेसमैन इज। एंटरप्रेन्योर अप्रोच क्या होती है? ये होती है एंटरप्रेन्योर अप्रोच। हम फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबको साथ ले, अपनी इस ग्रोथ में सबको साथ लेके चल रहे हैं। और अगर ये ट्रेनिंग ने आपको, अगर मेरे इस लेक्चर ने आपको कुछ नहीं सिखाया, तो आपके पैसे मैं आपको वापस करूंगी। कोई तो बोले, पैसे तो लिए ही नहीं, कौन से वापस करेंगी? तो इसलिए बेटे, ये फर्क है एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेसमैन में और सिंपल दुकानदारी में। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटे? लेक्चर को एंजॉय करते हुए सुना करें, वरना बोरिंग थ्योरीज तो आपको बहुत किताबों में मिल जाएंगी। हर लेक्चर को, सिर्फ इसको नहीं। जी बेटे, बहुत शुक्रिया आप सबका। बस जाते जाते 1 मिनट में मैं शुक्र आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि आपको लग रहा है कि आपको ट्रेनिंग की या डेवलपमेंट की जरूरत है, ये आपकी नीड है ना। तो आप एचआर को क्यों हम एचआर का इंतजार करें? अगर एचआर को नहीं फील हो रहा कि उसकी कंपनी को, यहीं पर तो फर्क आता है ना। इसीलिए तो मैं बिजनेसमैन को मुखातिब होके कह रही हूँ कि अगर उसके एम्प्लॉय को लग रहा है कि उसको ग्रोथ की, डेवलपमेंट की जरूरत है, और तुमने उसकी नहीं सुनी, तो वो तो तुम्हें छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ चला जाएगा ना। वो तो जाएगा वहां जहां उसको ग्रोथ मिलेगी। यही तो मैं एंटरप्रेन्योर्स को मुखातिब करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करना है आपने। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर ट्रेन नहीं कर रहा, आप उससे डिमांड करो, फिर भी नहीं सुन रहा, तो ओके, लीव दैट जॉब, आगे बढ़ो, बेहतर की तरफ जाओ।
लेकिन ग्रोथ तो हर इंसान का बुनियादी हक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारंटी कौन देगा कि ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय लॉयल ही रहेगा हमारे साथ? इसका जवाब है बेटे, नियतों का राज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर आपने एक खलूसे नियत से चाहा है कि हाँ मैं इस एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये भी मेरी कंपनी के साथ साथ ग्रो करे और हम मिलकर तरक्की करें, अगर आपकी ये नियत है तो अल्लाह जी आपको आपकी नियत का अजर देंगे और आपका स्टाफ आपके साथ लॉयल रहेगा। लेकिन अगर आपकी नियत में है कि नहीं नहीं मैं ही दुकानें बढ़ाता रहूं, मेरा स्टाफ जो है ना ये इतना ही रहे, इसको ट्रेनिंग ना मिले, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप स्टाफ के घर में आज अभी तक सैलरी गई है कि नहीं गई है, उसने ईद का सूट लिया भी है नहीं लिया है, अगर इससे नहीं पड़ रहा तो फिर अल्लाह जी को आपकी नियत का पता है और वो आपको अजर मिलेगा, वो आपको उसी तरह रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नियत में वो तकलीफ है, यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ योर एम्प्लॉय और आप अपने एम्प्लॉय की भी ग्रोथ चाहते हो अपने साथ, ठीक है, तो फिर अल्लाह जी पे छोड़ दो ना। अब हर चीज की तो हम गारंटी नहीं मांग सकते हैं, वो तो सिर्फ फैसले जो गारंटी के फैसले हैं वो अल्लाह जी के पास ही हैं। जी बेटे, बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।